जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। सबसे पहले तो क्षमा याचना है कि इसके पहले मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ, जिसमें 2-3 प्रश्न का उत्तर जो है हम गलती बोल गए हैं। उसके लिए बारंबार क्षमा याचना है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम संगीत से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4, नेट, एस्टेट संबंधित, सीटेट हुआ, वैसे सभी परीक्षा जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है यह वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है, निषाद स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं? निषाद स्वर की श्रुतियां कितनी होती हैं, मतलब नी की। ठीक है जी। तो गंधार और निषाद का दो दो श्रुति होती है, तो निषाद का क्या हो जाएगा? दो श्रुति। आपने पढ़ा होगा चतुष चतुष चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, तो उसी में जो है षडज पंचम और मध्यमा का 4-4 श्रुति होता है, और रे ध का 3-3 और गंधार और निषाद का 2-2। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें जो है आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसमें है, पढ़िए, किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है? तो किस ताल में षडांग प्रयुक्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिण संगीत पद्धति में। ठीक है जी, जिसको कर्नाटक संगीत पद्धति कहा जाता है। षडांग का प्रयोग कहाँ होता है? तो आंसर सही हो जाएगा क्या इसका जी? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अर्थात बी। ठीक है जी। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तिहाई में एक ही बोल समूह को कितनी बार बजाया जाता है? तो आप तिहाई से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी एक बोल समूह को आपको 3 बार बजाना होता है। जैसे होगा धा धा तिट्ट धा धा तुन्ना धा आ, धा धा तिट्ट धा धा तुन्ना धा आ, धा धा तिट्ट धा धा तुन्ना धा। तो देखिए, एक ही बोल को हम 3 बार बजा रहे हैं, उसी को तिहाई कहा जाता है। तो ठीक है, कितने बार बजाएंगे? तो 3 बार बजाएंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न इसमें आ रहा है, मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो मतंग ने 69 प्रबंध माने हैं। ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 प्रबंध। ठीक है। मतंग ने 69 प्रबंध माने हैं। इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल। बृहदेशी संगीत से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है। बृहदेशी जो मतंग जी लिखे हैं, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इसके रचयिता मतंग मुनि हैं, आप जानते हैं। मतंग मुनि ने इस ग्रंथ में देशी रागों का विवरण दिया है, इसलिए इसको बृहदेशी कहा गया। ठीक है जी। बृहदेशी में 69 प्रबंध का जिक्र किया गया है, देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग हैं? देखिए, राग रागनी पद्धति में आपको 6 राग और 36 रागनियां हैं। इसमें जो है हनुमंत मत है, भरत मत है। तो इसके अनुसार जो है 6 राग और 30 रागनी माना गया है, लेकिन अन्य मतों के अनुसार आपको 6 राग और 36 रागनी माना गया है। तो रागों की संख्या, जिसको पुरुष राग कहा जाता है, 6 है। ठीक है जी। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है पढ़ लीजिएगा, 19वीं सदी में जो है राग वर्गीकरण पद्धति के अनुसार ऐसा विचार दिया गया था। ठीक है जी। तो इसमें देखिए, 6 राग और 36 रागनिया में जो 6 राग है उसको पुरुष राग कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? आप देखिए, इसको पुरुष राग कहा जाता है या फिर राग कहेंगे, तो इसमें भैरव राग आ जाता है। भैरव राग हो गया, राग मेघ हो गया, और राग मालकोस हो गया जी। उसके बाद आप बताइए, आप जानते हैं इसको, मालकोस हो गया। उसके बाद राग दीपक हो गया, दीपक हो गया। उसके बाद आप बताइए राग श्री हो गया, और एक राग बता दीजिए, और राग हिंडोल हो गया। ठीक है जी। यही 6 राग जो होते हैं, इनको पुरुष राग या राग कहते हैं। तो 6 राग, और इसके जो स्त्री राग होता है उसको रागनी कहते हैं। 36 रागनियाँ हैं। और वहीं हनुमत मत से या फिर भरत मत से पूछा जाए तो राग तो 6 ही हैं, लेकिन रागनियाँ उसमें 30 हो जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें हम पढ़ेंगे 6 नंबर सवाल। इस 6 नंबर का आपको बताना है,
इसमें एक राग आडव जाति की, तो आडव जाति की राग किसको बोलते हैं? आडव जाति की राग बोलते हैं जिसके आरोह में 5 स्वर हैं, ठीक है जी, और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, ठीक है, तो उसको ऑडव बोलते हैं। और जिसमें 6-6 हो तो उसको साडव जाति का बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें 7-7 हो उसको संपूर्ण जाति का बोलते हैं, ठीक है जी, उसको संपूर्ण बोलिएगा। 7 को संपूर्ण कहा जाता है, 5 को आडव कहा जाता है और 6 को साडव। तो मान लीजिए कहीं आपको आरोह में 6 है और अवरोह में 7 है, तो आप इसको साडव संपूर्ण जाति बोलिएगा, ठीक है जी, इस तरह से बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर आपका हो जाएगा राग विभास, ठीक है, राग विभास। 6 नंबर का क्या हो जाएगा जी? राग विभास। इसका उत्तर पढ़ लीजिए। राग विभास आडव जाति का राग है। यह राग देशकार के ऋषभ और धैवत कोमल, राग देशकार में ऋषभ और धैवत को कोमल कर दीजिएगा तो राग विभास बन जाता है, ठीक है जी। तो इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, चूंकि पढ़ेंगे हम तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए पॉज करके। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर सवाल। इसमें कौन पूर्वी थाट का राग है? देखिए, पूर्वी थाट जो होता है उसमें ऋषभ और मध्यम विकृत स्वर होते हैं, ठीक है जी। पूर्वी थाट में क्या ऋषभ कोमल रहेगा और मध्यम तीव्र रहेगा, ठीक है। तो आपको देखिए राग जोग जो है यह खमाज थाट से भी माना जाता है और काफी थाट से, यह खमाज या काफी थाट से माना जाता है, ठीक है। अब और कल्याण जो है कल्याण तो कल्याण थाट से ही है जिसमें मध्यम तीव्र होता है, ठीक है जी। पुरिया कल्याण जो है यह मारवा थाट से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि पुरिया धनाश्री, तो पुरिया धनाश्री जो है यह पूर्वी थाट का राग है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा? 4। लेकिन इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें आयोग ने इस प्रश्न को हटा ही दिया था, ठीक है, क्योंकि जो है जो भी पूर्वी थाट का राग होता है ना, पूर्वी राग, तो वो सायंकालीन संधि प्रकाश राग होता है। तो ये पूर्वांग प्रधान राग होता है। आरोह और अवरोह में दोनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इसमें वादी स्वर गंधार होता है और संवादी स्वर निषाद। किसका बात कहा जा रहा है? तो राग पूर्वी का, ठीक है जी। तो यहाँ पूर्वी थाट का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन राग जो है राग पूर्वी का व्याख्या दिया गया है। और पूर्वी थाट से उत्पन्न राग पूछा जाए तो पुरिया धनाश्री हम जानते हैं कि पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, इसमें से विषम मात्रा की ताल क्या है? विषम मात्रा की ताल क्या है आपको बताना है। तो दादरा ताल आप जानते हैं, दादरा ताल 6 मात्रा का होता है, 6 मात्रा हो गया। और 3 ताल आप जानते हैं 16 मात्रा का होता है। और रूपक ताल 7 मात्रा का होता है। और आगे क्या है जी? 4 ताल। 4 ताल 12 मात्रा का होता है, ठीक है। 4 ताल कितने मात्रा का होगा? 12 मात्रा का। तो ये 12 मात्रा का हो गया। देखिए विषम ताली, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है जी। तो इसमें इस तरह इतने मात्रा का ताल जो भी होगा उसको विषम मात्रा का बोलेंगे। तो विषम देखिए 7 है, तो 7 मात्रा का रूपक होता है। रूपक कितना मात्रा का है? 7 मात्रा का। ये 6 और ये 16 और ये 12, तो रूपक ताल जो है विषम मात्रा का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा पॉज करके, ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो एक होता है उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति और एक दक्षिणी संगीत पद्धति जिसको कर्नाटक बोलते हैं। तो श्रुतियों की संख्या 22 बताई गई है, ठीक है जी। और मूर्छना कितना है? 21 मूर्छना है और 22 श्रुति, और 7 जो है शुद्ध स्वर है और 5 विकृत है, तो दोनों को मिला के जो है 12 हो जाता है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपको श्रुतियाँ 22 है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मीड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या कहा गया? तो मीड को जो है पाश्चात्य संगीत में जो है वेस्टर्न संगीत में आपको स्लर कहा जाता है, ठीक है जी। स्लर कहते हैं। तो इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, स्लर कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? तो बताइए। संगीत परिजात में जो है 122 राग बताए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, मतलब 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। 122 राग बताए गए हैं। तो इसका डिटेल जो है आपको यहाँ दिया है। अहोबल द्वारा सन 1650 में लिखित पुस्तक संगीत परिजात में 122 रागों का वर्णन है, ठीक है जी।
अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 12 नंबर सवाल में लिख रहा है, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली होती है। तो आप जानते हैं धा धीन धीन धा धा, तो ये 5वीं आ रहा है, तो दूसरी ताली यहाँ पे होगा। ठीक है जी, तो आप इसको डिटेल पढ़ लीजिए, आप तो जानते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न क्या लिख रहा है। अगला, राग बिलावल। देखिए राग बिलावल किस बिलावल थाट का है, मतलब कौन सा राग इसमें बिलावल थाट का है, कौन सा राग इसमें बिलावल थाट का है। तो इसमें आप देख लीजिए, आपसे यहाँ पूछा जाए तो बिलावल थाट का जो है राग संकरा है। आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए पुरिया जो है पूर्वी पूर्वी थाट का है। बसंत जो है, बसंत भी है पूर्वी थाट का। ठीक है जी, और आपको जो है खमाज जो है खमाज थाट से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिलावल थाट से संकरा है। राग संकरा का उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए इसमें। अगला प्रश्न इसमें आपको पढ़ना है, आप जानते हैं आड़ जो लयकारी होती है, आड़ लयकारी आप जानते हैं, आड़ लयकारी 3/2 को आड़ लयकारी कहते हैं, मतलब 2 मात्रा में 3 मात्रा को बोलना आड़ लयकारी है। और कुआड़ को जो है, तो आड़ को हम 1.5 गुना भी बोल सकते हैं, इसको 1.5 गुना बोलेंगे। और कुआड़ को 1.25 गुना बोलते हैं, मतलब 4 मात्रा में 5 को बोलना। ठीक है, 1.25 गुना कुआड़ को बोलते हैं। और बियाड़ को 7/4 मतलब 2.25 गुना, 4 मात्रा में 7 मात्रा को बोल देना बियाड़ कहलाता है। अगला प्रश्न इसमें आएगा, देखिए पस्तो ताल में कितनी मात्रा होती है। पस्तो ताल में आपको मात्रा बताना है, तो पस्तो ताल में मात्रा बताइए कितनी होती है। आंसर 14 का आंसर बताइए। पस्तो ताल में आपको मिलेगी 7 मात्राएं। पस्तो ताल में कितनी मात्राएं मिलेगी, तो 7 मात्राएं। ठीक है जी, इसका डिटेल आपको यहाँ पढ़ लीजिए, ये डिटेल पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न लिख जाए, गत के कितने प्रकार हैं। तो गत आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक मस्जिद खानी गत और एक रजा खानी गत। ठीक है जी, तो इसका भी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें, 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया आड़ लयकारी 3/2 कहते हैं, मतलब 2 मात्रा में 3 को बोलिए तो इसको आड़ लयकारी बोलते हैं। ठीक है जी, और कुआड़ किसको बोलते हैं, तो कुआड़ बोलते हैं 5/4 को। और बियाड़ किसको बोलते हैं, बियाड़ किसको बोलते हैं बताइए आप। बियाड़ में जो है 2.25 गुना होता है। ठीक है जी, 2.25 गुना मतलब 7/4। ठीक है, तो आप लोग को ऊपर बताया हूँ, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है। तो दिल्ली बाज का दूसरा नाम आप जानते हैं किनारा का बाज, इसको कहते हैं किनारा का बाज कहा जाता है दिल्ली बाज को। अगला इसमें देखिए, आप डिटेल इसका पढ़ लीजिए पॉज करके। ठीक है जी, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम पढ़ेंगे तो। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो दिल्ली बाज जो है तबले का घराना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न लिख रहा है, इसमें से एक औनद बाध किस श्रेणी में है। औनद बाध किसको कहते हैं, तो औनद बाध उसको कहते हैं जो चमड़े से बनता है, जो चमड़े से बनता है उसको औनद बाध कहते हैं। ठीक है जी, औनद बाध चमड़े से बना होता है। तो देखिए पियानो हवा से बजता है तो ये सुशिर हो गया, और मृदंग जो है इस चमड़ा से बनता है तो यही हो गया आपका औनद बाध। और जल तरंग जो होता है वो घन बाध में आता है, क्योंकि उसमें धातु का कटोरा का यूज होता है। और गिटार जो है, गिटार आपका तार से बनता है तो ये तत्व बाध यंत्र हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका औनद क्या हो जाएगा, मृदंग। देखिए राग बहार का सम प्रकृति राग बताइए। तो राग बहार का सम प्रकृति राग हो जाएगा मियाँ मल्हार। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम पढ़ाते हैं। देखिए मेघ मल्हार, देखिए 19 नंबर का, 19 नंबर बहार राग का बोल रहा है सम प्रकृति राग, तो इसमें मियाँ मल्हार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए आप, राग बहार काफी थाट से उत्पन्न है। काफी थाट में देखिए गंधार और निषाद को कोमल लगाते हैं, काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है। और राग बहार की जाति पूछे तो साडव जाति का होता है। साडव जाति मतलब 6 आरोह में 6 अवरोह में। ठीक है जी, इसके गाने का समय रात्रि का दूसरा पहर होता है। और राग मियाँ मल्हार का यह जो है संप्रकृति राग है। अगला देखिए, यह राग काफी थाट का है। तो काफी थाट से कौन राग उत्पन्न है आपको बताना है। तो काफी थाट में हमने आपको बताया कि गंधार और निषाद कोमल लगता है। ठीक है, काफी थाट से उत्पन्न जो राग होते हैं उसमें गंधार और निषाद कोमल लगते हैं। तो राग भीम पलासी जो होता है, इसका आप ट्रिक याद रखिएगा, भीम का मासा, भीम का पासा, भीम का पासा बोलिएगा। तो भीम से भीम, आप इसका ट्रिक बनाइएगा
इसका ट्रिक बना लीजिए, भीम का पासा। तो का से हो गया काफी थाट, पा इसका वादी स्वर हो गया और षडज इसका संवादी स्वर हो गया। इसका ट्रिक बना लीजिए, भीम पलासी, काफी थाट और पंचम जो है वादी और संवादी क्या है, षडज। ठीक है जी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल का और कुछ आपको बताते हैं। भीम पलासी तो काफी थाट से हो गया, और राग ललित जो है पूर्वी थाट का राग है, और वहीं आपका राग देसी जो है ये देसी काफी थाट का है। तो इसका भी ट्रिक बना लीजिएगा, काफी देसी। ठीक है जी। और केदार तो आप जानते हैं कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, तो कल्याण में मध्यम तीव्र लगता है। अब पूर्वी में आपको ऋषभ और मध्यम ये दोनों जो है, ऋषभ कोमल लगता है और मध्यम तीव्र लगता है पूर्वी थाट में, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन ध्वनि का गुण नहीं है? ध्वनि जो साउंड होता है उसमें नाद होता है। नाद मतलब जो मधुर लगे सुनने में, और नाद का ऊंचा नीचा। नाद का ऊंचा नीचा मतलब ध्वनि ऊंचा भी होता है नीचा भी होता है। मध्य सप्तक में आप गाएंगे तो नीचे स्वर में गाएंगे, और तार सप्तक में जाएंगे तो ऊंचा स्वर हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और नाद की विशेषता, नाद की विशेषता या जाति, नाद की विशेषता या जाति का मतलब हुआ कि कोई स्वर है वो किस चीज़ से उत्पन्न हो रहा है, वह उसकी विशेषता या जाति है। ठीक है जी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो नाद भी है और नाद की ऊंचा नीचा ये भी है और विशेषता भी है, तीनों है। लेकिन ये आर्द्रता, आर्द्रता देखिए हवा में होता है, ध्वनि में नहीं। ठीक है जी। अब ध्वनि को कुल मिलाकर हवा नहीं कर सकते। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर सवाल है, कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? 22 नंबर का बताइए। कहरवा ताल तो आप जानते हैं 8 मात्रा का ताल है, 8 मात्रा का ताल है। ठीक है जी। कहरवा कितने मात्रा का ताल? कहरवा जो है 8 मात्रा का ताल है। देखिए, और जिसमें 8 मात्राएं होती हैं आप जानते हैं, और 4 मात्राओं का 2 विभाग होता है। ठीक है। कहरवा ताल में क्या होता है जी? कहरवा में 8 मात्राएं होती हैं और 4 मात्राओं का 2 विभाग होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, जौनपुरी किस थाट का राग है? राग जौनपुरी जो है किस थाट का राग है? तो इसका ट्रिक बना लीजिएगा, जौनपुरिया धागा। जौनपुरिया धागा, जौनपुरिया, जौनपुरिया, इस तरह आ बनाइएगा, जौनपुरिया धागा। तो जौनपुरी से जौनपुरी हो गया, आ से हो गया आसावरी, और धा इसका वादी है और गा इसका संवादी है। ठीक है जी। तो जौनपुरिया धागा याद रखिएगा। जौनपुरिया आ से हो गया आसावरी थाट, तो जौनपुरी राग आसावरी थाट से, और धैवत जो है इसका वादी और गंधार इसका संवादी है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। डिटेल पढ़ने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी। आइए पढ़ लीजिए इसको पॉज करके। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संगीत परिजात लिखा गया? तो संगीत परिजात आप जानते हैं 1650 में लिखा गया। आंसर क्या होगा जी? 4। तो संगीत परिजात नामक ग्रंथ की रचना पंडित अहोबल ने किया था 1650 में, और यह प्रसिद्ध जो है लोक प्रिय ग्रंथ है यह। और इस ग्रंथ को सन 1724 ईस्वी में दीनानाथ द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि संगीत परिजात को 1724 में किस भाषा में और किसके द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो दीनानाथ को द्वारा, पंडित दीनानाथ के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया संगीत परिजात का, और इसके लेखक है पंडित अहोबल। याद रखिए 1650 में लिखा गया था। यति के कितने प्रकार हैं? तो यति जो है, देखिए यति जो है गति में रौनक लाने के लिए यति का जो है आविष्कार हुआ, समझिए। तो यति जो होता है 5 प्रकार का होता है। यति कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का। इसका डिटेल पढ़िए। यति 5 प्रकार का होता है। इसमें लिखा गया है कि जिन छंदों के चरण की लाइनें लंबी होती हैं उन्हें प्रायः बीच में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन्हें एक ही सांस में नहीं पढ़ा जा सकता है। लंबी लाइन वाले छंद के चरण में जहाँ विश्राम की आवश्यकता पड़ती है इसे ही यति कहते हैं। ठीक है जी। तो विश्राम की क्रिया को ही यति कहा जाता है। यह 5 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न लिख रहा है सितार में मुख्यतः तार कितने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं सितार में 7 तार होते हैं और यह तत्वाद्य यंत्र है, तार से बना हुआ है, तार से बना है इसलिए इसको तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित भातखंडे जी का पूरा नाम क्या है, तो सभी जानते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इनका पूरा नाम है। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं सॉरी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, 2 नंबर नहीं 3 नंबर होगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है जी। और ये पेशे से वकील थे, आप जानते हैं, प्रश्न पूछा गया है। और इसमें और पढ़िए, भातखंडे जी का जन्म बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ठीक है जी। भातखंडे जी ने स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किया। यह पद्धति आसान है, संगीत शिक्षा संगीत प्रचार दोनों इस सरल स्वर लिपि से बहुत प्रोत्साहन मिला है, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, डोमिनेंट कोड कौन से स्वर को कहा जाता है, तो डोमिनेंट कोड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का 28 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है जी। 28 का 3 डोमिनेंट कोड किसको कहते हैं, पंचम, निषाद और ऋषभ को, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न इसमें है, तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है। देखिए, तो तबला मैंने बताया चमड़ा से बना है, तो ये औनद हो जाएगा, ठीक है, औनद हो जाएगा। तबला जो है क्या होगा, औनद होगा। और घन किसको कहा जाता है, घन घन जो मेटल से बना होता है उसको घन कहा जाता है। आप जानते हैं, जैसे जल तरंग हो गया, झाल हो गया, चिमटा हो गया, और तत् जो है तार से बना है, सितार हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे, तो कादिर बख्श, ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पढ़िए डिटेल। और अल्लाह रखा खां के पुत्र थे उस्ताद जाकिर हुसैन जी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए, तबला बजाते हैं। पंडित किशन महाराज के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिए यहाँ पे। पंडित किशन महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनका जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में, ठीक है जी। इनका नाम किशन पड़ा, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ इसलिए। इन्होंने अपने पिता पंडित हरि महाराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और किशन महाराज को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है जी। तो इनको कब मिला पद्म विभूषण, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ और कब किस रात हुआ, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इनका नाम किशन पड़ा इसलिए। देखिए रागों में कम से कम कितने स्वर होते हैं, तो राग की देखिए 3 जाति होती है, एक आडव है, एक साडव है, एक संपूर्ण है। तो सबसे छोटी जाति 5 स्वर वाला मानिएगा, तो इसको आडव आडव जाति कहते हैं। तो कम से कम 5 स्वर राग में होना जरूरी है, ठीक है जी, और अधिक से अधिक 7 स्वर, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, 33 नंबर, इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है, खुले बोल की कौन सी ताल है आपको बताना है। 33 नंबर सवाल का बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपको मत ताल, मत ताल है खुले बोल की ताल, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल यहाँ बता रहा हूँ मत ताल की। देखिए मत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मत ताल खुले बोल की ताल है, इसमें 18 मात्राएं होती हैं और विभाग 9, याद रखिएगा 18 मात्राएं और विभाग 9। देखिए आड़ा चार ताल की बात करें, तो आड़ा चार ताल की बात करें तो इसमें 14 मात्राएं होती हैं और 7 विभाग होते हैं। और वहीं बड़ी सवारी ताल, देखिए पंच सवारी ताल बोलेगा तो 15 मात्राएं और इसमें 4 विभाग होता है। और बड़ी सवारी ताल पूछेगा तो 16 मात्राएं और इसमें 5 विभाग होते हैं, ठीक है जी। तो इतना आपको याद रखना है, बड़ी सवारी ताल में 16 मात्राएं और 5 विभाग, ठीक है। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 34 नंबर सवाल आपको देखना है। 34 नंबर सवाल इसमें है, फरुदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो फरुदस्त ताल में आपको बताना है। फरुदस्त ताल में आप जानते हैं 14 मात्राएं होती हैं। फरुदस्त ताल में कितनी जी, 14 मात्राएं होती हैं। अब आपको जो है इसका डिटेल पढ़ लेना है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी।
हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी होगी। देखिए, फरदोस ताल में 14 मात्राएं होती हैं। एक ताल जिसमें 5 आघात और 2 खाली होता है, ठीक है जी। 14 मात्राएं होती हैं। फरदोस्त संगीत में एक प्रकार का संगत राग जो गौरी, कान्हड़ा और पूर्वी के मेल से बना है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है? पखावज वादक, देखिए इनका स्वामी पागलदास का पूरा नाम आपको बताना है। तो राम शंकर दास है इनका नाम। पूरा नाम क्या है जी? राम शंकर दास। 35 का क्या आंसर हो जाएगा? 35 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर होगा। राम शंकर दास इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 36 नंबर सवाल है, इनका पढ़ लीजिए डिटेल। तानसेन के गुरु इसमें लिखा गया है। तानसेन के गुरु हरिदास थे, गुरु हरिदास थे। और देखिए, पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम रामशंकर पांडे, हरिदास भक्त, कवि, शास्त्रीय संगीतकार और कृष्णोपासक, सखी संप्रदाय से प्रवर्तक थे। इन्हें ललित सखी का अवतार माना जाता है, ठीक है, ललित सखी का अवतार, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सा प कौन से स्वर कहे जाते हैं? देखिए, सा और प को अचल स्वर कहा जाता है। अचल स्वर मतलब ये अपने स्थान से इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। और चूंकि अचल इसलिए कहा जाता है कि षडज जो स्वर होते हैं इसके ना कोई कोमल स्वर होते हैं, नहीं विकृत, ठीक है जी, ना पंचम के भी वैसे ही। ये शुद्ध है तो शुद्ध है, ठीक है जी, इसलिए इसको अचल कहा जाता है, अपने स्थान से हिलता नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। झप ताल के विभाग क्या है? झप ताल के विभाग बताइए। 37 नंबर सवाल बताइए। झप ताल का विभाग बताइए। झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। देखिए, 10 मात्रा होती है। दो तीन दो तीन, दो तीन दो तीन, ये इसका विभाग है। पहले विभाग में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 3 होता है, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। झप ताल में कितनी मात्राएं? तो 10। ये पढ़ लीजिए डिटेल पढ़ लीजिए। 2 3 2 3, ठीक है जी। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको 38 का सवाल का बताना है। 38 का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 11 मात्राएं। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। आपको रुद्र ताल के बारे में और डिटेल यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है। रुद्र ताल में 11 मात्राएं होती हैं। यह मृदंग का एक ताल है। यह मृदंग का एक ताल है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। मृदंग में 16 मात्राएं होती हैं। मृदंग के ताल के बजाने के रूप में इसमें 11 जो है आघात के रूप में बजाते हैं और 5 खाली छोड़ते हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ताल में क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आप बोल कर बजाते हैं, बोलते हैं मतलब स शब्द, और एक होता है नि शब्द। नि शब्द का मतलब होता है जिसमें बोलते नहीं बल्कि सिर्फ तबला पर वादन करते हैं, उसको नि शब्द कहा जाता है। और स शब्द मतलब जैसे आपको 3 ताल का स शब्द करना है तो धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता धीन धीन धा। तो ये बोल के जब आप बोले हैं अपने मुंह से आवाज निकाल के, इसको स शब्द बोलते हैं। और नि शब्द मतलब आप जब तबला पर बजाइएगा धिन धिन धा धा धिन ऐसे बजाइएगा तो वो नि शब्द हो गया, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का क्या चिन्ह है? तो आपको देखना है। देखिए, आयोग इसको मूल्यांकन से बाहर किया, लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए, आपको सम दिखाना होता है इसमें। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में सम दिखाना हो तो उसमें मात्रा संख्या लिखते हैं। यदि एक मात्रा पर सम हो तो 1 लिख देंगे, 2 मात्रा पर सम हो तो 2 लिख देंगे, ठीक है। मात्रा संख्या लिखकर सम को दर्शाते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर में। जबकि क्रॉस जो है, क्रॉस पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो पद्धति है उसमें क्रॉस से सम दिखाते हैं, ठीक है जी। और इसमें देखिए, आप जो है जोड़ है, ये प्लस चिन्ह जो है विष्णु दिगंबर पद्धति में जो है
आपको प्लस चिन्ह लिख के खाली को दर्शाया जाता है, और वहीं जीरो जब लिखिएगा तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की पद्धति में खाली को दर्शाते हैं जीरो से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का है? कर्मा लोक नृत्य आपको बताना है। कर्मा लोक नृत्य आपका किस प्रदेश का है? तो छत्तीसगढ़ का। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ का भी है, मध्य प्रदेश का भी है और उड़ीसा का भी है। तो इसमें चूंकि आपको छत्तीसगढ़ नहीं दिया है, मध्य प्रदेश नहीं दिया, उड़ीसा दिया, तो उड़ीसा मान लीजिए इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, इसे पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि कर्मा जो नृत्य होता है, कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, विकृत स्वर कितने हैं? तो विकृत स्वर आप जानते हैं 5 है। विकृत स्वर आपको 5 है, कौन कौन? ऋषभ, गंधार, मध्यम और धैवत और निषाद। इसके शुद्ध और कोमल होते हैं, 1 2 3 4 5 है यही, तो इसको विकृत कहते हैं। और शुद्ध स्वर कितने होते हैं? तो 7। इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट में मैंने स्वर कितने हैं मैंने बता दिया था, शायद 4 बता दिया था गलती से, तो उसके लिए सॉरी। स्वर जो होता है 2 ही होते हैं, एक कोमल स्वर जिसको विकृत स्वर कहते हैं और दूसरा शुद्ध स्वर। ठीक है जी। ऐसे जो है आजकल के ज़माने में जो है, वैदिक युग में हम देखते थे कि 3 तरह के स्वर माने गए हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। और उसके बाद भातखंडे जी का जब युग आया तो उस समय जो है स्वरों को 2 माना गया, शुद्ध और विकृत। और आजकल के आधुनिक युग में स्वरों की संख्या 4 तरह के भी माने लगे हैं, क्योंकि शुद्ध को एक अति शुद्ध भी माना जा रहा है और विकृत को एक अति विकृत भी माना जा रहा है। तो विकृत भी 2 पार्ट में बट रहा है और शुद्ध भी 2 पार्ट में। तो इसलिए हमारे मुंह से 4 निकल गया था, लेकिन फाइनली हम 2 ही तरह के स्वर मानेंगे। देखिए 43 नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल लिख रहा है, पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, बताइए। 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत परिजात को पंडित अहोबल ने लिखा था। और आपको जो बताना है, संगीत परिजात के लेखक आप बता दिए पंडित अहोबल। ठीक है जी। और अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न इसमें आप पढ़िए, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, 1650 में लिखे थे पंडित। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो इसके लिए आप ट्रिक बनाइएगा, मनी भूपाली। मनी भूपाली, मनी भूपाली का मतलब होता है मध्यम और निषाद इसमें वर्जित होता है। ठीक है जी। और एक ट्रिक बनाइएगा, भूकालगढ़। क्या बनाइएगा जी? भूकालगढ़। एक ट्रिक इसका याद रखिएगा, भूकालगढ़। तो भू से भूपाली हो गया, काल से कल्याण थाट से उत्पन्न है, और गंधार इसका वादी है, और धैवत इसका संवादी है। तो इस तरह से भूकालगढ़ भी आप इसका ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, आपको मध्यम और निषाद इसमें वर्जित है, तो इसका सही उत्तर क्या कर लीजिएगा? मध्यम और निषादी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है बताइए। 45 का क्या हो जाएगा आंसर? धमार ताल में आपको जो है 14 मात्राएं होती हैं। ये सवाल भी हमने गलती से बोल दिया है, शायद 16 मात्रा हम गलती से बोल दिए हैं। तो धमार में 14 मात्रा ही होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। आप तो बहुत चालाक हैं, चूँकि आजकल सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई गलत भी बोल जाए तो उसको आजकल जो है उसको परखा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा अपने से भी सावधानी बरतना है। कोई गलत से जवाब मुंह से निकल गया तो उसके लिए जो है अपने भी जांच पड़ताल कर लेना है। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा गलत उत्तर किसी का बताया नहीं जाए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, और वही आपसे पूछा जाए, यहाँ पे धमार ताल में पूछा जाए कितने विभाग होते हैं? तो इसमें 4 विभाग होते हैं। इसमें 3 ताली होते हैं और 1 खाली होता है, ये भी याद रखना है आपको। धमार ताल में 14 मात्राएं और आपको 3 ताली और 1 खाली, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राग की उत्पत्ति आप जानते हैं थाट से मानी गई है, और दक्षिण भारत में कहा जाता है तो थाट को मेल कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल। हिंदुस्तानी पद्धति में देखिए 32 थाट माना गया है, लेकिन उपयोग में सिर्फ 10 ही थाट है। किंतु आप कर्नाटकी संगीत में जाइएगा और दक्षिण भारत संगीत में, तो वहाँ 72 थाटों का पंडित व्यंकट मखी द्वारा 72 थाटों की स्थापना की गई थी, वो मान्य है। ठीक है जी।
72 थाट वहाँ के संगीत में है, लेकिन वहाँ भी 19 से लेकर 20 थाटों का प्रचलन है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। नीरे गरे नीरे रे रे सा नीरे गम ध ध म ग रे सा, तो यह स्वर समूह जो है किस राग को प्रेजेंट कर रहे हैं? तो हम यहाँ से यदि देखें नीरे गरे नीरे सा, तो यह राग यमन को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से हटा दिया गया था। तो यदि नहीं हटाया गया होता तो इसका उत्तर यमन को माना गया होता। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। जल तरंग किस वर्ग विशेष में है? तो मैंने बताया था कि जल तरंग में जो है एक धातु का कटोरा होता है। तो धातु या मिट्टी का कोई स्ट्रक्चर बना के उस पर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो उसको घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है जी। तो जल तरंग में मेटल का कटोरा प्रयोग होता है, तो इसलिए उसको घन श्रेणी में रखा जाता है। तत् जो तार से बनते हैं, सुशिर जो हवा से बजते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, हारमोनिया हो गया, तत् सितार हो गया, गिटार हो गया, और वही अवनद आपको चमड़ा से बजने, जैसे आपको तबला हो गया, ढोलक हो गया, नाल हो गया, मृदंग हो गया। ठीक है जी। बांसुरी को किस वर्ग में रखा जाता है? आप जानते हैं बांसुरी हवा से बजता है, तो इसको सुशिर में रखिएगा। तत् तो आप जानते हैं, घन भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस ताल में एक ताली एक खाली होता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक ताली मतलब एक ताल होता होगा। ठीक है जी। 50 नंबर का सवाल देखिए। एक ताली में 12 मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं और 6 विभाग होता है। ठीक है जी। 6 विभाग, और यहाँ पे सवाल पढ़िए। मैंने गलती से सवाल यहाँ पढ़ा है, देखिए लिख रहा है किस ताल में एक ताली होता है? तो एक ताली दादरा में होता है। ठीक है जी। दादरा में 6 मात्रा का ताल है, और इसमें एक जो है एक ताली होता है। देखिए एक ताल की जहाँ बात करें, एक ताल में जो है 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग होता है, 4 ताली होता है इसमें, 4 ताली होता है और 2 खाली होता है। ठीक है जी। तो इसमें जो है एक ताल में 12 मात्रा, 6 विभाग और 4 ताली और 2 खाली होता है। ठीक है जी। और दादरा में एक ताली और एक खाली। ठीक है, 6 मात्रा, याद रखिएगा 6 मात्रा होता है। और वहीं रूपक ताल की बात करें तो 7 इसमें मात्रा होता है, और इसमें कोई खाली नहीं होता है, जबकि 3 ताली होता है। ठीक है जी। रूपक में 3 ताली, 7 मात्रा होता है, कोई खाली नहीं होता है इसमें। ठीक है। और 4 ताल की बात करें, 4 ताल की बात करें तो इसमें देखिए 12 मात्राएं होती हैं, और इसमें 4 ताली होता है और 2 खाली होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये दादरा के बारे में पढ़ लीजिए आप। कौन सा कल्याण थाट में आता है? देखिए कल्याण थाट में आता है कौन सा? तो आपको जो है 51 नंबर का सही उत्तर क्या होगा बताइए।